तो मूवी शुरू होती है एक आर्किटेक्ट को दिखाते हुए जिसका नाम जॉन होता है। वो अपनी मैरिड लाइफ को लेके काफी परेशान रहा करता था क्योंकि उसकी अपनी वाइफ के साथ अक्सर लड़ाई रहा करती थी। उनका एक छोटा बेटा भी था जो कि अपने पेरेंट्स के इस बिहेवियर की वजह से परेशान रहा करता था। अब जॉन अपनी साइड पर काम कर रहा होता है कि तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी बेटे की बर्थडे है। वो सोचता है कि आज वो घर जाके अपनी वाइफ से सुलह कर लेगा और कोशिश करेगा कि वो दोबारा ना लड़े ताकि उनका बेटा खुश रह सके। अब वो अच्छे से अपना काम करके घर जाता है और जैसे उसने प्लान किया था उसी को फॉलो करते हुए अपनी वाइफ से सुलह कर लेता है। और ये देख के उनका बेटा बहुत खुश होता है क्योंकि कौन अपने पेरेंट्स को एक साथ नहीं देखना चाहता। अब वो लोग सब साथ बैठे होते हैं कि तभी टीवी पर एक न्यूज आती है। इसमें यही बता रहे होते हैं कि बहुत सारे कॉमेट्स दुनिया में पहुंचने वाले हैं। सब लोग काफी घबरा जाते हैं। एक कॉमेट बरमूडा ट्रायंगल में गिर चुका है और उसके काफी ज्यादा आफ्टर शॉक्स हैं। जॉन फौरन से घर से बाहर जाकर देखता है, तभी वहाँ पर भी एक आफ्टर शॉक वेव आती है जिससे जॉन बेचारा गिर जाता है और आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स भी काफी डर रहे थे, रैंडमली इधर उधर उड़ रहे थे। इवन उनके घर के शीशे भी टूट जाते हैं। वो सब लोग काफी डर जाते हैं कि एक ही कॉमेट गिरने की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसका मतलब न्यूज में ये ह्यूमर नहीं बल्कि असली बात है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। तभी वहाँ पर जॉन के मोबाइल फोन पर दोबारा से वो मैसेज आता है और वो रिकॉर्डिंग भी। उनके टीवी पर भी सेम मैसेज आता है जिसे वहाँ पर मौजूद और लोग भी पढ़ लेते हैं और वो कहते हैं कि कैसी जस्टिस है, सिर्फ तुम्हारी फैमिली को ही क्यों चुना गया है, क्या हम इंसान नहीं। वो सब लोग जॉन को मीन कहते हुए उसके घर से निकल जाते हैं। अब जॉन और उसकी फैमिली पैकिंग करने लगती है। जॉन के बेटे को डायबिटीज होती है तो वो लोग उसकी इंसुलिन भी रखते हैं और फिर अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से निकलने लगते हैं। तभी उनके सामने एक औरत आती है जो कि उनकी नेबर होती है और अपनी बेटी को उठाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसको भी अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ हमारे साथ मर जाए। लेकिन वो लोग ऐसे किसी को नहीं लेकर जा सकते थे क्योंकि उनको अपने साथ किसी को लाना अलाउ ही नहीं था। और ये ज्यादा बुरी बात होती अगर वो बच्ची वहाँ जाकर वहीं रह जाती। अब खैर ये लोग जैसे तैसे करके आर्मी बेस तक पहुँच जाते हैं जहाँ से इन लोगों ने आगे शेल्टर के लिए निकलना था। वहाँ पर काफी प्लेन्स खड़े हुए थे जिसके थ्रू ये लोग जाने वाले थे। अब ये लोग भी बाकी सारे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी जॉन को याद आता है कि मेरे बेटे की इंसुलिन तो गाड़ी में ही रह गई है। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम प्लेन में जाकर बैठो, मैं इंसुलिन लेकर आता हूँ। लेकिन कई ज्यादा टाइम गुजर जाता है और जॉन वहाँ पर वापस नहीं आता। तो जॉन की वाइफ परेशान होकर सिक्योरिटी से कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटे की मेडिसिन लेने गए थे लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं आए, आप प्लीज उनका वेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जॉन की वाइफ से गलती हो गई थी क्योंकि जिस प्लेन में वो कुछ लोगों को लेकर जा रहे थे उनमें उनका रूल ये था कि वो पेशेंट्स को नहीं रखते। उस प्लेन में कोई भी पेशेंट अलाउ नहीं था। तो वो जॉन की वाइफ और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। उधर जॉन को जब मेडिसिन मिल जाती है तो वो वापस आता है। वो अपनी बीवी और बेटे को आवाजें देने लगता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो समझता है कि हो सकता है ये लोग प्लेन में जाकर बैठ गए हों क्योंकि मैंने इनको बैठने का कहा था। और फिर वो भी प्लेन के अंदर चला जाता है लेकिन प्लेन में उसे अपनी वाइफ और बेटा कहीं नहीं मिल रहे होते। तो वो उन्हें ढूंढने लगता है लेकिन फिर भी वो लोग उसे नजर नहीं आते। तो वो बैठ जाता है कि हो सकता है वो किसी और तरफ और ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए। अब प्लेन में ही आदमी जब जॉन के हाथ में वो मेडिसिन बॉक्स देखता है तो उससे पूछता है कि तुम्हारी मेडिसिन है। तो जॉन कहता है नहीं मेरी बेटी की है। तो आदमी कहता है कि इस मेडिसिन बॉक्स के साथ तुम यहाँ पर कैसे आ गए, वो लोग तो सभी पेशेंट्स को बाहर रोक रहे हैं। तो जॉन यहाँ काफी परेशान हो जाता है ये सोचते हुए कि मेरा बेटा भी तो एक पेशेंट है और जरूर उन लोगों ने उसको रोक लिया होगा। वो प्लेन से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसे रोक लेते हैं कि बस अब ना तो कोई प्लेन से बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है क्योंकि प्लेन में जगह खत्म हो गई है। अब बाहर के लोग ये सुन के काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो काफी एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे और हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, क्या हमारी जाने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पुलिस इतने सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। अब दूसरी तरफ जॉन की वाइफ सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे जाने दें, मेरे हस्बैंड वहाँ मेरा वेट कर रहे होंगे। वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से खुद मैसेज आया था। लेकिन उस तरफ पुलिस की फायरिंग की वजह से फ्यूल लीक होने लगता है। वहाँ पर आग लग जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। जॉन की वाइफ काफी परेशान हो जाती है कि कहीं इस ब्लास्ट में जॉन को ना कुछ हो गया हो। वो जॉन को ढूंढने लगती है लेकिन उसे जॉन कहीं पर भी नजर नहीं आता। तो उसे एक आइडिया आता है। वो एक चिट पर लिखती है कि जॉन मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ, मुझे वहीं पर मिलना, तुम्हारी बीवी। और ये लिखकर वो अपनी गाड़ी के शीशे के साथ पेस्ट कर देती है ताकि अगर जॉन को हम लोग ना मिले तो वो एटलीस्ट अपनी गाड़ी के पास आकर ये नोट पढ़ ले। और फिर उसके बाद जॉन की वाइफ वहाँ से जाने लगती है। इधर जॉन भी अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढ रहा होता है तो उसे भी वो लोग कहीं नहीं दिख रहे होते। और जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है कि कहीं ये गाड़ी में न बैठ गए हों तो उसे
गाड़ी पर वो नोट मिलता है तो उसे पढ़ के उसे काफी अच्छा फील होता है कि शुक्र है मेरी बीवी और बेटा ठीक है। उधर हम जॉन की वाइफ और बेटे को देखते हैं जो कि स्टोर की तरफ जा रहे होते हैं और जैसे ही वो स्टोर में एंटर होते हैं तो वहाँ पर कुछ एग्रेसिव लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें कार नजर आती है तो जॉन की वाइफ उस कार में बैठे आदमी से कहती है कि हम दोनों को अंदर आने दें, हमें एक एड्रेस तक पहुँचा दें। तो वो आदमी उनको कार के अंदर बिठा लेता है। अब उन दोनों में बातें होने लगती है तो जॉन की वाइफ उसको बता देती है कि हम लोगों ने प्लेन में जाना था और शेल्टर की तरफ, लेकिन वो लोग इतने बुरे हैं कि उन लोगों ने मेरे बेटे को नहीं आने दिया क्योंकि इसे डायबिटीज थी। वो उसे सारी स्टोरी बताती है कि इस तरह से मैं अपने हस्बैंड से दूर हो गई हूँ और वो मुझे नहीं मिल रहे। जब गाड़ी ड्राइव कर रहा आदमी उसकी सारी बात सुन लेता है तो कहता है कि क्या वाकई उन लोगों ने पहले तुम्हें बुलाया और फिर इसको आने ही नहीं दिया? ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि इस बच्चे को तो ज्यादा जरूरत है शेल्टर की। उस आदमी की बातें कुछ अजीब भी फील हो रही थी। वो कहता है कि मैं खुद इसको वहाँ पर दोबारा छोड़ कर आऊंगा। तो जॉन की वाइफ कहती है नहीं नहीं, वहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है और अगर ये दोबारा वहाँ पर गया तो वो लोग इसको पकड़ लेंगे क्योंकि ये पेशेंट है और वहाँ पर अलाउ नहीं। तो आदमी कहता है कि तुम चुप करो। बड़े बुरे तरीके से उसे गाड़ी से बाहर निकाल के फेंकता है। वो औरत यानी जॉन की वाइफ चिल्लाने लगती है कि मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो। वो रोड्स पर गाड़ियों से मदद मांगने लगती है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे टीनेजर्स का एक ग्रुप नजर आता है जो कि वहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग कर रहे थे, ये सोचते हुए कि दुनिया तो खत्म होने ही वाली है तो क्यों ना इसको एंजॉय कर लिया जाए। तभी कहीं दूर हम कॉमेट का एक हिस्सा गिरते हुए देखते हैं जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ खामोशी हो जाती है। जॉन अपनी बीवी और बेटे के लिए काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से निकलता है। तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें कुछ लोग थे और वो ट्रक कनाडा जा रहा था। जॉन भी उस ट्रक में बैठ जाता है कि हो सकता है कि रास्ते में मुझे मेरी बीवी और बेटा मिले तो मैं उनके पास उतर जाऊं, क्योंकि जॉन की बीवी के फादर का घर भी कनाडा होता है। जॉन को ट्रक में एक लड़का मिलता है जो कि उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ खास लोगों को क्यों चुना है? उसके पीछे एक रीजन है। मेरी मदर डॉक्टर है और उन्होंने ही मुझे ये बताया है, क्योंकि तुम भी जानते हो कॉमेट्स गिरने के बाद दुनिया तबाह हो जाएगी, सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाएंगी और जाहिर है जब सब कुछ नॉर्मल होना शुरू होगा तो बिल्डिंग्स दोबारा बनाने की जरूरत होगी और तुम जैसा कि तुमने बताया एक आर्किटेक्ट हो, गवर्नमेंट को तुम्हारी जरूरत होगी। वो सब अपने मतलब के लिए ही लेकर जा रहे हैं तुम्हें और मेरी मदर जैसे कई डॉक्टर्स को, ताकि अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसे क्योर किया जा सके। वो उसे बताता है कि हम यहाँ कनाडा पहुँचेंगे तो आज रात यहाँ से आखिरी फ्लाइट जाएगी ग्रीनलैंड तक और ग्रीनलैंड पर ही वो शेल्टर हाउस है, हम लोग चुपके से वहाँ जाएंगे। बल्कि तुम अपना बताओ, तुम भी तो सिलेक्टेड हो तो तुम तो वैसे ही जा सकते हो। तो जॉन उसे बताता है कि हाँ मैं सिलेक्टेड था, लेकिन जो जो रीजंस आए और मैं प्लेन से बाहर आया वो सब उस लड़के को बताता है और साथ ये भी कि मेरी बीवी और बेटा खो चुके हैं, मुझे पहले उनको ढूंढना है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि फौरन हमारे साथ चलो क्योंकि तुम्हें गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है। अगर जॉन की बीवी और बेटा ना भी जाते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन फर्क उनको पड़ रहा था जॉन से, क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट था। उनमें काफी फाइट होने लगती है। वो जॉन से जबरदस्ती कह रहे होते हैं कि हमारे साथ आओ, लेकिन तभी जॉन को जो ट्रक में लड़का मिला था वो भी आता है और उन लोगों को बचाता है, लेकिन साथ में बेचारा खुद भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें वही गाड़ी चलाता हुआ आदमी दिखाया जाता है जिसने जॉन की बीवी को अपनी गाड़ी से बाहर निकाला था और जॉन के बेटे को अपनी गाड़ी में ही रहने दिया था। उसके साथ उसकी बीवी भी होती है। वो अपनी बीवी से कहता है देखो हमें नहीं चुना गया था ना, लेकिन हमने कैसे चालाकी से काम किया। अब इस बच्चे के हाथ में स्ट्रिप है जो कि ये शो करती है कि ये सिलेक्टेड फैमिलीज में से है, हम इसके थ्रू शेल्टर हाउस तक जा सकते हैं। अब वो बुरात में अपनी वाइफ को लेता है और जॉन के बेटे को अपनी गोद में उठाता हुआ सामने बेस तक पहुंच जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता है कि देखो ये हमारा बेटा है, इसके हाथ में स्ट्रिप लगी हुई है, लेकिन हमारी स्ट्रिप जल्दी में कहीं खो गई है, देख ही रहे हो यहाँ पर हालात कैसे हैं, हमें प्लीज प्लेन में जाने दिया जाए। तो तभी जॉन का बेटा रोने लगता है और कहता है अंकल ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है, मुझे बचा लें। तो पुलिस समझ जाती है कि असल में गेम क्या है और छोटे बच्चे को अपने साथ नर्सिंग कैंप ले आते हैं। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ काफी वरीड होती है, लेकिन लकीली उसे कोई लिफ्ट दे देता है तो वो भी यहाँ आर्मी बेस आ जाती है। सब लोगों से पूछने लगती है कि क्या आपने छोटे से बच्चे को देखा। वो अपने बेटे की निशानियाँ बता रही होती है। तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर उसे नर्सिंग कैंप पे ले आता है। जैसे ही वो लोग नर्सिंग कैंप पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक डॉक्टर उसे बताता है कि आपके बेटे को हमने इंसुलिन लगा दिया है, परेशान मत हो, ये यहाँ सेफ है। तो जॉन की वाइफ अपने बेटे को गले से लगा लेती है। वहाँ जॉन की वाइफ एक नर्स से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मुझे मेरे फादर के घर पहुँचा देंगे। वो उसे सारा एड्रेस बताती है तो नर्स कहती है कि ओके आप फिक्र नहीं करें, वहाँ के लिए एक बस निकलती है, मैं आपको वहाँ पर बिठा दूंगी। तो जॉन की वाइफ काफी खुश हो जाती है और फाइनली उस बस के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब जॉन की वाइफ अपने फादर के घर से बहुत करीब होती है। दूसरी तरफ जॉन भी जैसे तैसे करता हुआ अपनी वाइफ के फादर के घर पहुँच जाता है। वो वहाँ पर जाकर उनसे पूछता है कि क्या मेरी बीवी यहाँ पर आ गई है। तो उसकी वाइफ के फादर कहते हैं कि नहीं बेटा, क्या उसने आना था यहाँ। वो सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जॉन उनसे कहता है कि अब परेशानी की बात पड़ने वाली
है कि जल्द ही कॉमेट अर्थ से टकरा जाएगा। अगर वो यहाँ ना पहुँचे टाइम पर तो क्या होगा। तो जॉन की वाइफ के फादर उसे कहते हैं कि तुम चुप करो, इस सब तुम्हारी गलती है। मेरी बेटी और ग्रैंडसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी मैंने, तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए हो। अब जॉन परेशान होकर बैठ जाता है और प्रे कर रहा होता है कि उसकी बीवी और उसका बेटा सेफ हो। कि तभी उसको कॉल आती है जो कि उसकी वाइफ की होती है। वो कहती है कि हम घर के बहुत करीब हैं और जल्दी आ रहे हैं। तो जॉन कहता है कि मैं घर के बाहर आता हूँ, जल्दी से आ जाओ। और फाइनली जॉन अपनी बीवी और बेटे को देख लेता है। वो लोग गले लगते हैं और बहुत खुश होते हैं कि शुक्र है हम तीनों साथ हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ। अब जॉन अपनी वाइफ से कहता है कि कॉमेट्स के कुछ पीसेस यहाँ गिरने वाले हैं, लेकिन ग्रीनलैंड में उन्होंने एक शेल्टर हाउस बनाया है, हमें फौरन वहाँ पर निकलना होगा। अब तो हमारे पास गाड़ी भी है। वो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन जॉन की वाइफ जब अपने फादर से कहती है कि आप भी हमारे साथ आए, तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरी वैसे भी अब उम्र क्या रही है और मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहूंगा जहाँ पर मैं बड़ा हुआ। वैसे भी मौत आनी हो तो आकर रहती है, हम उसे रोक नहीं पाते। खैर मैं फिर भी दुआ करूंगा कि सब कुछ सेफ रहे, यहाँ पर कोई कॉमेट न गिरे। तुम लोग जाओ और अपना ख्याल रखना। अभी सीन काफी इमोशनल होता है क्योंकि जॉन की वाइफ अपने फादर की ऐसी बातें सुन के काफी दुखी हो जाती है, लेकिन उसे जॉन और अपने बेटे की खातिर जाना पड़ता है। अब वो लोग ग्रीनलैंड के लिए गाड़ी पर निकल पड़ते हैं कि तभी रास्ते में कॉमेट्स के छोटे छोटे हिस्से गिरने लगते हैं और जहाँ वो गिर रहे थे वहाँ आग लगती जा रही थी। और तो और जिस गाड़ी पर वो कॉमेट का हिस्सा गिर रहा था वो गाड़ी भी ब्लास्ट होती जा रही थी। इस तरह से हर तरफ ट्रैफिक भर गई थी और डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि परेशान नहीं हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, हमें अपने बेटे के लिए हिम्मत दिखानी होगी। वो उसे बताता है कि आज रात लास्ट फ्लाइट कनाडा से ग्रीनलैंड तक जा रही है, हमें जैसे तैसे करके उस प्लेन में बैठना होगा। अब वो लोग तेजी से अपनी गाड़ी चलाने लगते हैं, लेकिन काफी देर हो जाती है। कनाडा से निकलने वाला आखिरी प्लेन अब रनवे पर था, वो टेक ऑफ करने ही वाला था। तभी जॉन अपनी गाड़ी उस प्लेन के सामने ले आता है। तभी पायलट बाहर आता है और उसे बहस करने लगता है कि तुम पागल हो गए हो। तो जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर सर्वाइवर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे अंदर आने दे, मेरा छोटा सा बेटा है और इवन हम तो सिलेक्टेड फैमिलीज में से एक थे। तो पायलट को उन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें प्लेन के अंदर ले आता है। फाइनली उनका प्लेन ग्रीनलैंड तक पहुँच चुका था, लेकिन अभी तक लैंड नहीं हुआ था। कुछ ही दूरी पर कॉमेट का कुछ हिस्सा जमीन पर जाकर गिरता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसकी इतनी ज्यादा शॉक वेव्स जनरेट होती हैं कि ऊपर प्लेन तक आती हैं। इसकी वजह से उनका प्लेन एक पहाड़ के साथ जाकर लगता है और क्रैश हो जाता है। वो सिर्फ आगे से डैमेज हुआ था और उसका सिस्टम रुक गया था। लक की बात यह है कि उसमें आग नहीं लगी थी, ना ही किसी पैसेंजर को कुछ हुआ। तभी ये सारे लोग हाथ हिलाने लगते हैं क्योंकि सामने आर्मी होती है और आर्मी इनको रेस्क्यू करने आ जाती है। आर्मी फौरन से इन लोगों को शेल्टर हाउस के अंदर ले जाती है, जो कि एक बहुत बड़े बंकर की तरह था। वो वक्त आ चुका था जब बहुत बड़ा कॉमेट इस दुनिया पर गिर चुका था। बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी दुनिया हिलने लगती है, जैसे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हो। बहुत जोरदार आवाज आती है और शेल्टर हाउस यानी उस बंकर के अंदर लोग भी काफी हिल जाते हैं और डरने लगते हैं। जॉन अपनी फैमिली को गले से लगा लेता है और यहाँ पर उसे सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तब अचानक से खामोशी हो जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, लेकिन अब कोई कॉमेट ऐसा नहीं बचा था जो कि गिरने वाला हो, क्योंकि आखिरी कॉमेट गिर चुका था और उसी ने काफी तबाही मचा दी थी। हर तरफ पॉइजनस गैसेस फैल जाती हैं, तो सब लोगों को बाहर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि शेल्टर हाउस में कुछ खाना भी था और कुछ फैसिलिटीज भी थी, इसलिए कुछ महीने तक उन लोगों को अंदर ही रखा जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर का एटमॉस्फेयर कुछ ठीक होने लगता है तो ये चैम्बर यानी शेल्टर हाउस का दरवाजा खोल दिया जाता है और जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा शुक्र करते हैं कि हम तो बच गए। इनको न्यूज मिलती है कि दुनिया के छोटे छोटे कोनों में ये शेल्टर हाउसेस बनाए गए थे और इनकी तरह कुछ और लोग भी बाकी बचे हैं जो कि सब मिलकर एक नई दुनिया का स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।